इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे इन अबाउट 25 मिनट्स। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए उसका एक सेल का होना जरूरी है। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, बट इट वॉज अ डेड सेल। सबसे पहले लिविंग सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा था। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथिस क्लीडन ने बहुत सारे प्लांट सेल को देखा और बताया था कि प्लांट बहुत सारे टाइप के सेल से मिलकर बना होता है जो आपस में मिलकर प्लांट टिश्यू बनाते हैं। 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट क्वान ने एनिमल सेल्स पे स्टडी की थी और बताया था कि एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है एज देयर आउटर बाउंड्री विच मेक सेल वॉल अ यूनिक कैरेक्टर फॉर प्लांट सेल। क्लीडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, पर वो ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है, जिसको रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक फ्रेज यूज की थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बाद में इसको सेल थ्योरी में कंबाइन करके मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई थी, जिसमें दो बातें आती हैं। फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकंड इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल्स साइज, शेप एंड एक्टिविटीज में डिफर करते हैं। अगर साइज की बात करें तो फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है एंड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। अगर सेल शेप की बात करें तो ये सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करती है। ये डिस्क शेप, पॉलिगनल, कोलुमनार, क्यूबॉइडल और भी बहुत शेप की हो सकती है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको स्क्रीन पोस्ट करके अच्छे से याद कर लो। ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जनरली यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे राइबोसोम्स। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मिलते हैं। ऑल्दो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं, साथ ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी मिलते हैं। राइबोसोम के साथ साथ एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, यानी स्पेस जहां पे सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही होती है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। इसको हमने पहले देख लिया है। इसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ आते हैं। बैक्टीरिया डीएनए को हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जो कि नेक्ड, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए प्रोवाइड्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड को हम ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं ये देखने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में देखेंगे। सारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द ओनली बैक्टीरियल सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। आगे हम बात करें सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की, तो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल एनवेलप होता है, जो कि एक टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स आती है, फिर उसके बाद सेल वॉल एंड उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। ग्लाइकोकैलिक्स एज अ लूज शीट भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और थिक एंड टफ भी हो सकती है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। बात करें सेल वॉल के फंक्शन की, तो इट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। साथ ही ये सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मींस ओनली सिलेक्टेड सोल्यूट पार्टिकल्स को ही अलाउ करेगी टू मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एंड
स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है टू द यूकैरियोटिक सेल, जिसका स्ट्रक्चर हम यूकैरियोटिक सेल वाले टॉपिक में देखेंगे। इन साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, उसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनके अंदर पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर फोल्ड या एक्सटेंड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम हेल्प्स इन नंबर 1 सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ सिक्रीशन प्रोसेस एंड फिफ्थ टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। जैसे ऊपर हमने देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सबके अलग अलग फंक्शन है, बट टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। अगर मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला होगा। जो फ्लैजिला होता है, इट इज अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इसमें फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला डिफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पिलाई एंड फिम्ब्रे। दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर्स और इनका बैक्टीरिया की मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता। जो पिलाई होते हैं, दीज आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्ब्रे, दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया को रोग या फिर होस्ट टिश्यू से चिपकने में हेल्प करते हैं। अब बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सेल एनवेलप, पर्टिकुलरली सेल वॉल में जो डिफरेंस है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब हम स्टेनिंग करते हैं तो जो स्टेन को रिटेन रखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो स्टेन को लूज कर देते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकार्योट्स में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जिसकी 2 सब यूनिट होती है। फर्स्ट इज 50S एंड सेकंड इज 30S। बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से अटैच होते हैं और इस चेन को हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। यहाँ जो राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम्स हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे एग्जांपल्स फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। याद रखना, इंक्लूजन बॉडीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ऑर्गेनल तो बोलेंगे नहीं, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि इनको बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इन सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लास्टिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहती हैं, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि यहाँ राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा सेल ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं, जो 40S एंड 60S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन आरबीसी की केमिकल स्टडीज के बेसिस पर साइंटिस्ट ने हमारे सामने सेल मेम्ब्रेन का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। लिपिड में भी मेनली फोस्फोलिपिड से, जो कि लिपिड बायलेयर में अरेंज्ड रहते हैं। प्रोटीन एंड लिपिड का रेशियो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% है और लिपिड 40%। लिपिड बायलेयर में पोलर हेड आउटवर्ड यानी एक्वस मीडियम की तरफ रहता है और नॉन पोलर टेल अंदर की तरफ होती है। जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। दिस अरेंजमेंट इंश्योर्स की नॉन पोलर टेल एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रल, जो कि लिपिड बायलेयर में कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल, जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की है। मेम्ब्रेन के पास कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं,
but in small amount. Most accepted model, fluid mosaic model, जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का मॉडल है, वो सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। क्वासी फ्लूइड मतलब जो कंप्लीटली सॉलिड ना हो और ना ही कंप्लीटली फ्लूइड, समझो लाइक जेली। लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण प्रोटीन लेटर मूवमेंट शो करता है। याद रखना, प्रोटीन की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती। इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। दिस फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही अपने अक्रॉस ट्रेवल करने देगी। अब जो ये मूवमेंट है सॉल्यूट की, वो पैसिव भी हो सकती है, यानी विदाउट एटीपी, और एक्टिव भी हो सकती है। पैसिव मूवमेंट दो टाइप की होती है, वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में न्यूट्रल सॉल्यूट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर, जिसे हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। याद रखना, ये भी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो एक एटीपी यूज करके 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम अंदर लाते हैं। ये हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो फंजाई एंड प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलती है। सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन इज गिव शेप टू सेल, सेकंड इज प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस, इज ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस में हेल्प करती है, एंड फोर्थ इज प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। यंग प्लांट सेल की सेल वॉल दैट इज प्राइमरी वॉल, ये कैपेबल होती है ग्रोथ करने के लिए, बट जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है ये डिमिनिश हो जाती है एंड सेकेंडरी वॉल बन जाती है इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन की तरफ। दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला होता है, जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। एल्गल सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, जो कि दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे तो हर ऑर्गेनल का अपना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, बट कई ऑर्गेनल्स के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। इसके अंदर 4 ऑर्गेनल्स आते हैं। नंबर 1 इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज गोल्जी बॉडीज, थर्ड इज लाइसोसोम्स एंड फोर्थ इज वैक्यूल। पहले बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये नेटवर्क यानी रेटिकुलम है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। ये इंट्रासेल्युलर स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। वन इज ल्यूमिनल, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, यानी साइटोप्लाज्म। ER पर अगर राइबोसोम्स अटैच हैं तो उसे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और नहीं है तो उसे SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। RER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि SER लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज, या जिन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये गोल्जी अपरेटस। इन्हें कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इन ईयर 1898। ये सिस्टर ने, जो कि फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स हैं, उनसे मिलकर बनी होती है, जो न्यूक्लियस के पास कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहती है। यहाँ एक कॉन्वेक्स या जिसे सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, वो होता है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो भी बना है वो वेसिकल्स की फॉर्म में फ्यूज करता है। देन गोल्जी बॉडीज में जो भी मॉडिफिकेशन होना होता है वो होकर कॉनकेव या फिर ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, ये सब एक ही के नाम है, इनसे रिलीज हो जाता है। सिस ट्रांस जो फेस है ये अलग अलग होते हैं, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये मटेरियल्स की पैकेजिंग में हेल्प करती है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। थर्ड इज लाइसोसोम। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, जो ड्यूरिंग पैकेजिंग फॉर्म होता है गोल्जी बॉडीज में। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, एग्जाम्पल लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, जो कि एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहती हैं। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन
लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड इन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। फोर्थ इज वैक्यूल्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एक्चुअली वैक्यूल्स को हम ऑर्गेनल नहीं मानते। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है कि वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। तो वैक्यूल के अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और जो भी मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं होता वो सब इसके अंदर होता है। एमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल मिलता है जो कि जब प्रोटिस्टा फूड एनगल्फ करता है उसके बाद उसकी फॉर्मेशन होती है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। आवर नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल जिसको आप जब तक स्टेन नहीं करोगे वो आपको माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस बात पर डिपेंड करेंगे कि सेल कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जो इसके ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। वन इज आउटर कंपार्टमेंट जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। सेकेंड इज इनर कंपार्टमेंट जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस भरा रहता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। दोनों मेम्ब्रेन्स के पास अपनी अपनी एंजाइम्स होती हैं। ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे कौन सी मेम्ब्रेन के पास कौन सी एंजाइम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एटीपी बनाती है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सब इसके मैट्रिक्स में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सभी प्लांट सेल एंड यूग्लियनॉइड्स के पास होता है। प्लास्टिड में कौन से टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट है इस बेसिस पर हमने उन्हें 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट कंटेन्स क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है एंड कैरोटिनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ये प्लांट को येलो, ऑरेंज, रेड कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं जैसे अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। याद रखना इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलाकोइड मिलते हैं। इसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ भी स्ट्रोमा में स्मॉल डबल सर्कुलर डीएनए होता है, साथ ही राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से स्मॉल होते हैं। थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स में अरेंज रहते हैं जिसे हम ग्रेनम बोलते हैं। 2 डिफरेंट ग्रेना के थैलाकोइड को आपस में स्ट्रोमा लैमेले कनेक्ट करती है जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं। स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स रहती हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाइलाकोइड में मिलते हैं। अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज राइबोसोम। दे आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। जैसा हम पहले देख चुके हैं, दे आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। तो राइबोसोम्स ग्रैनुलर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेंड ने इन द ईयर 1953। ये आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कार्योट्स में 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं और यूकार्योट्स में 80S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। यहाँ S स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो इनडायरेक्टली हमें डेंसिटी एंड साइज मेजर करने में हेल्प करती है। Our next topic is साइटोस्केलेटन। ये इलेबोरेट मतलब फैला हुआ नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स आते हैं। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आगे सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजिला दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया छोटे होते हैं जो एज अ ओर की तरह मूव करते हैं, या तो इससे सेल मूव करेगा या उसके पास का सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लंबा होता है और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट्स के पास फ्लैजिला होता है बट दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहते हैं।
सेंट्रल कोर को एक्सोनिम बोलते हैं। एक्सोनिम में बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, एक पेयर सेंटर में और 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट को 9+2 एरे बोलते हैं। जैसे तुम डायग्राम में देख रहे हो, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में ब्रिज से कनेक्टेड हैं और सेंट्रल शीट से इनक्लोज्ड है, और इसी सेंट्रल शीट से पेरिफेरल डबलेट्स की कोई एक ट्यूब्यूल रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। तो टोटल यहाँ 9 रेडियल स्पोक्स होती हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आपस में लिंकर्स या इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड होती हैं। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज से अराइज होती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलरली लाई करते हैं। ये सराउंडेड होते हैं विद अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। सेंट्रियोल की कार्टव्हील जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ डायग्राम में देखो, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स होती हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। हर पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपलेट है, यानी 3 से मिलकर बनी है और आपस में लिंक्ड होती हैं। सेंट्रल पार्ट को हम हब बोलते हैं, ये प्रोटीनेशियस होता है। सेंट्रल हब रेडियल स्पोक्स जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी है उनसे पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्टेड होता है। अगर हम सेंट्रियोल के फंक्शन की बात करें तो इट फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेकेंड, गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स जिनका सेल डिवीजन में रोल होता है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन ईयर 1831। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। ये फ्लेमिंग ने नेम दिया था। क्रोमेटिन को हम बेसिक डाइज की हेल्प से डाई करते हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस, यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता, इसके अंदर क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, एंड न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के पास भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन आपस में कहीं कहीं फ्यूज हो जाती है और वहां न्यूक्लियर पोर बन जाता है। न्यूक्लियर पोर की हेल्प से न्यूक्लियस का मटेरियल साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस में जाता है। आउटर मेम्ब्रेन ER के साथ कॉन्टिन्यूअस रहती है और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन रहता है। न्यूक्लियोलस, इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर एंड साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, यानी rRNA सिंथेसिस। इसका नंबर सेल टू सेल वेरी करता है। जो सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनके अंदर ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड करेगा तो जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में मॉडिफाई हो जाएगा। क्रोमेटिन कंटेन्स DNA, basic histone protein, non-histone protein and RNA. Chromatin contains DNA, basic histone protein, non-histone protein and RNA. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ता है। सेंट्रोमियर की साइड्स पर काइनेटोकोर होता है जो कि एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, वो अटैच्ड रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज मेटासेंट्रिक, यहाँ सेंट्रोमियर मिडल में रहता है। सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक, यहाँ सेंट्रोमियर साइटली अवे होता है मिडल से, यानी अपर आर्म थोड़ी सी शॉर्ट होती है और नीचे की आर्म थोड़ी सी लॉन्ग होती है। थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर बिल्कुल एक एंड के पास प्रेजेंट होता है। फोर्थ वन इज टीलोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। इनके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है जो कि नॉन स्टेनिंग होती है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर क्रोमोसोम का जो भी पार्ट होता है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज माइक्रोबॉडीज। बहुत सारी माइन्यूट वेसिकल्स जिन्हें हम माइक्रोबॉडीज बोलते हैं वो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर एंजाइम्स भरी होती है। ये कुछ डाटा है इस चैप्टर का, इसे पॉज करके याद कर लेना। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, या कोई सजेशन हो वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज।